इस पूरी चर्चा में बने हुए हैं हमारे चिर परिचित राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी, जो कि बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। सारी चीजें हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं देवांगन जी, जो कि बताएंगे कि कांग्रेस क्या सोचती है और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है करीब 295 सीटों का, वो उस तक क्यों पहुंच रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसविंदर बग्गा जी, उनसे पल पल की अपडेट और प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे। तो ये हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। अब जो स्थितियां बनी हुई हैं देश भर में, उससे आपको अवगत कराते जाते हैं। तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर हमें सुनने को मिल रहा है। माधुरी लता का बयान आया है, गिनती शुरू होने के साथ ही प्रत्याशी भी बयान दे रहे हैं। माधुरी लता हैदराबाद से चुनाव लड़ रही हैं, एक बड़ी सीट, हॉट सीट, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में थी। माधुरी लता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I would want to say that the entire country is pretty inspired. The country is just waiting for the result to come out, for the loyalties, for the love and the confidence that they have put on Modi ji. They would want the entire world to know that it's Modi ji only who can come back and who should come back. Then we are going, that's what they want to show today. That's what they want to hear for what they have shown in all the 7 phases. Today I pray that our Modi ji should come out with 400 par, because he is the embodiment of justice, is the embodiment of truth, and he is the man who can bring the future to this nation Bharat. And I also requested Mother Goddess to let the justice prevail, and even in Hyderabad Lok Sabha Parliament, let the justice win. I've got the government, Congress government here has made me used to get to all these kind of threats. So now I don't care anymore with AMIM and Congress. I'm going to stand with justice and nothing can stop me. चलिए, तो पूजा अर्चना के बाद माधुरी लता हैदराबाद में भाग्य आजमा रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि इस बार उनके पक्ष में परिणाम आएगा, और इसी बात को दोहराते हुए वो दिखाई दी। इसके साथ ही जो दृश्य देश भर में देखने को मिल रहे हैं, उसमें परिणाम को लेकर जो दिल धक धक कर रहा है, उसमें अब एक ही सहारा बचता है और वो है भगवान का द्वार। और इसीलिए सुबह से ही मतगणना में जाने के पहले, मतगणना के रुझान सुनने के पहले ज्यादातर प्रत्याशी भगवान के दरवाजे पहुंचे, वहां मत्था टेकते रहे। और एक दृश्य आपको और दिखाते हैं जहां पर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। ये दृश्य आप देखिए, बीजेपी के समर्थक हवन पूजन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि बीजेपी 400 पार जाए, और इसके लिए जो हवन है वो करते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ये दौर जारी है, तो वेदोच्चार, मंत्रोच्चार और हवन पूजन का दौर जारी है। चलिए, अब आपको अपडेट से भी अवगत करा देते हैं। ये पूजा अर्चना लगातार जारी है, इसके साथ ही अपडेट भी हमें लगातार मिल रहे हैं। 8 बजने के बाद जो डाक मतपत्र और ईवीएम की कुछ जगहों पर गिनती शुरू हुई है, उसके मुताबिक 543 सीटों में से करीब 70 सीटों में रुझान हमें मिल चुके हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के रुझान मिले हुए हैं, जिसमें 45 सीटें एनडीए मोदी सरकार, बीजेपी गठबंधन को 45 सीटें और उसकी करीब आधी सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सदस्य जो दल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी अपडेट हमें मिल चुके हैं, और छत्तीसगढ़ के अपडेट के मुताबिक बीजेपी 7 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। तो देश का जनादेश क्या बोलता है, अलग अलग प्रदेशों में क्या स्थितियां हैं, आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रतिक्रिया एक और ले लेते हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कार्तिक चिदंबरम क्या कह रहे हैं वो सुनिए पहले। चलिए, कार्तिक चिदंबरम की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कार्तिक चिदंबरम ने क्या कुछ कहा है। Poll now. Why are you worried about exit poll? Some exit poll representing that BJP. We will get the exact poll now. Why are you worried about exit poll? Some exit poll representing that BJP will be grown. You look at the exact poll. Why are you worried about exit poll? Good morning. Go have a nice cup of coffee. Go.
We will get the exact poll now. Why are you worried about the exit poll? It's Some all- exit poll are predicting that the BJP will be thrown. You look at the exact poll. Why are you worried about the exit poll? Good morning. Go have a nice cup of coffee. Go. ये रही प्रतिक्रिया। अभी कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और जो सीटें आ रही हैं उस पर पहली प्रतिक्रिया हमारे पैनलिस्ट जो बने हुए हैं उनकी ले लेते हैं। 71 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें 45 सीटें एनडीए के पास हैं और इंडिया गठबंधन करीब 25 सीटों में आगे चल रहा है। पहले खुशखबरी और बढ़त के लिए बीजेपी को बधाई देने के साथ प्रतिक्रिया लेते हैं। बग्गा जी, आप लोगों की तो बल्ले बल्ले होती दिख रही है। पहले ही घंटे में 45 सीटें पर रुझान हमें मिल चुका है। मोहन जी नमस्कार, आपके समस्त दर्शकों को और आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूँ। मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद आ रही है मोहन जी, जो उन्होंने अपने इतिहास छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और देखिए आज का सूरज खिलते ही किस प्रकार ईवीएम की पेटियों से कमल खिलने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रारंभिक रुझानों। एग्जिट पोल ने भी यही कहा, लगभग रुझान वैसे ही दिख रहे हैं जिस कल्पना के साथ हम चुनाव मैदान में उतरे थे मोहन जी। मुझे लगता है कि आज शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक और शानदार जीत प्राप्त करने जा रहा है। ये मोदी जी के सेवा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों की जीत साबित होगी ऐसा लगता है। जनता का जो उत्साह पूरे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में दिखता रहा, जिस प्रकार मोदी जी के पक्ष में जनता लगातार एकजुट होकर जुटी रही, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी शाम होते होते 370 की सीटों के साथ और हमारा गठबंधन 400 सीटों के साथ देश की 140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए एक बार फिर से जनता के बीच होगा। और ये चुनाव निश्चित रूप से मोदी की गारंटी पर एक और मुहर साबित होने जा रहा। ठीक है, 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। एनडीए जो गठबंधन है उसको 50 के आंकड़े को पार करते हुए हम रुझानों में देख पा रहे हैं और कांग्रेस का गठबंधन भी पीछे नहीं है, करीब 40 सीटों के साथ वो भी पीछा कर रहा है। चलते हैं देवा देवांगन की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवा जी, आप लोगों को कमतर आंका जा रहा था लेकिन रुझान में आप लोग भी कहीं पीछे नहीं हैं, थोड़ा बहुत पीछे हैं लेकिन बने हुए हैं दौड़ में। अभी क्या है, प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए कोई स्पष्ट बोलना अभी मतलब कुछ स्पष्ट बोला नहीं जा सकता। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। हमें पूरा जनता के ऊपर विश्वास है कि वो कांग्रेस का पक्ष, इंडिया गठबंधन का पक्ष दिए हैं, उसके पक्ष में वोट दिए हैं, इसलिए अभी समय बहुत है। धीरे धीरे हम अवश्य आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो मोदी की गारंटी चली है, ये कह रही है बीजेपी। केवल मोदी की गारंटी, केवल एक व्यक्ति के नाम से वोट मांगा जा रहा है। अपने पार्टी के नाम से कोई बीजेपी वाले वोट नहीं मांगते, कल मोदी को वोट दो ऐसा करके बोलते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, पहले भी होता पाबंदी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के नेता डिक्टेटर ना बने, बल्कि समाज में विकास का कार्य करने के लिए सोचे। डिक्टेटर यदि बनेंगे तो आंकड़ों को लेकर क्या कहना है? आसान्वित हैं अभी भी 40 सीटें? नहीं, हम आसान्वित है और हमें पूर्ण विश्वास है धीरे धीरे हम सनय सनय आगे बढ़ेंगे और बीजेपी पीछे होते जाएगी, हम आगे होते जाएंगे। ठीक है, आगे होते जाएंगे और उम्मीद भी रखनी चाहिए क्योंकि अभी तो पहला घंटा है, शुरुआती रुझान है। मुरारी जी, आपका आंकड़ा हम लगातार अपने चैनल में डिस्कशन करते रहे हैं, अभी रुझान को देखकर क्या लगता है, ये वो आंकड़ा पहुंचेगी एनडीए या कुछ बदलाव हो सकता है? मोहन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। अभी बहुत ही शुरुआत है, वोटिंग मशीन को खुले मुश्किल से आधा घंटा हो रहे हैं और इस तरह के रुझान जो हैं 15 लाख 16 लाख मतदाता जब वोट डालते हैं तो इस तरह के रुझान में कोई भी स्पष्ट रूप से कह पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कम से कम पूरी स्थिति स्पष्ट होने में 2-3 बजेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में ज्यादातर जो मतदाता हैं, जो
विधानसभा आते हैं 8 या 9 सीट जो आती हैं वो आपको पता है कि कोई एक जिला में रहता है, कोई दूसरे जिले में रहता है, कुछ सीटें तीसरे जिले में रहती हैं। सबको कंपाइल करना, सबको जोड़ना, घटाना। अब जो रुझान आप बता रहे हैं निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो बताया उसी के आधार पर है। जिस प्रकार से मीडिया या स्वतंत्र एजेंसी ने ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया कि एनडीए की सरकार बन रही है वापस, उसी रुझान को शुरुआती दौर पे ये आंकड़े बता रहे हैं। हम मेरे को लगता है कि 2014 और 2019 में जिस प्रकार से एग्जिट पोल ओपिनियन पोल सही हुआ था कि मोदी जी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, और ये रुझान भी वही दिखाते हैं। लेकिन बहुत अर्ली है, बहुत शुरुआती ये रुझान है। इसमें इतनी तेजी से फेरबदल होंगे मोहन जी, आप 15 मिनट 20 मिनट बाद देखना फिर कोई आगे हो जाएगा। पता चला केरल के रुझान आ रहे हैं तो केरल में कांग्रेस आगे हो जाएगी, और मान लो आपका तमिलनाडु में है तो उसमें भी इंडिया गठबंधन आगे हो जाएगी। ऐसे रुझान आते रहेंगे और 15 मिनट 20 मिनट बाद इतनी तेजी से रुझान चेंज होते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। अभी कुछ भी कह पाना कठिन है, लेकिन एक तो आकलन किया जा रहा था कि कांग्रेस एकदम से पीछे हो जाएगी, वैसा दिख नहीं रहा है पहले घंटे में। तो देखिए कांग्रेस पीछे होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप आंकड़ा बता रहे हैं, टैली जो है वो इंडिया गठबंधन का है, और इस टैली में जो 54 सीट आप बता रहे हैं, इस 54 सीट में तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं, आपका केरल से कितनी सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, हो सकता है वहां का रुझान आ रहा हो। मुख्य रूप से तो देखना ये पड़ेगा मोहन जी, अगर आप स्टेट वाइज बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार में क्या स्थिति है, बंगाल में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या, जिसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं, जिसको हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, जहां पे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, वहां पे जहां पर भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस के साथ 290 सीटों पे जो नेक टू नेक फाइट लड़ती है, वहां पर अगर टैली आ जाए तो और रुझान बताने में और आसानी होगी। चलिए अब एक अपडेट से आपको अवगत करा देते हैं। लगातार हम अपनी स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाते रहेंगे जो कि खबरों में चल रही हैं। तो जो तैयारियां हैं, मतगणना हो रही है, वो तो दृश्य ही है, साथ ही बाहर की जो राजनीतिक हलचलें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें प्रत्याशी जा रहे हैं मंदिर मंदिर। उसमें 2 बड़े प्रत्याशी दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उम्मीदवार हैं, मंदिर पहुंची हुई हैं। वो दृश्य आपको दिखाते हैं। मंदिर पहुंची हुई हैं बांसुरी स्वराज। इसके साथ बीडी शर्मा भी मंदिर पहुंचे हुए हैं, वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे। तो बांसुरी स्वराज मंदिर में दर्शन कर रही हैं, ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि जनता के दरवाजे में आपने दस्तक दे दी, उनके हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन अंतिम फैसला और सर्वोच्च जो एक तरीके से शासन है वो ईश्वर का है, और उसके दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगानी जरूरी होती है। तो बांसुरी स्वराज जो कि पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रही हैं, इसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। क्या कहा जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट, और इसीलिए इस बात को दोहराने से वो नहीं चूक रहे हैं। बीडी शर्मा जो कि एक तरीके से निर्णायक जीत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बड़ा जो उम्मीदवार है वही नहीं खड़ा था। जो उम्मीदवार था उसने भी नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन कुछ प्रत्याशी थे, इसलिए मतगणना जारी है। बीडी शर्मा पहुंचे हुए हैं मंदिर, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो दृश्य आपको दिखाते हैं। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष, इनके लिए राह आसान हो गई थी जब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया था, और उसके बाद से इनकी राह आसान है। उसके बावजूद
भगवान के द्वार पहुंचे हैं, दंडवत प्रणाम किया, पूजा अर्चना की, और वो सारे दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अंतिम फैसला क्योंकि भगवान के हाथ में होता है, इसलिए उम्मीदवार जानता है कि आज वो दिन है कि इनके दरबार में पहुंचने की जरूरत होती है। परिक्रमा करते हुए बीडी शर्मा, उनको उम्मीद अपनी जीत के साथ साथ प्रदेश में भी अच्छे रिजल्ट की है। और मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 29 में से 10 सीटों में रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीडी शर्मा आपको दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीडी शर्मा। क्या कुछ कहा बीडी शर्मा ने, वो भी सुनिए, बाइट भी है, चलिए सुनिए बीडी शर्मा ने क्या कहा। करते हुए चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जब तक बीडी शर्मा की बाइट आप लोग रेडी रखिए तो वो भी सुनाएंगे क्या कुछ। चलते हैं हाँ बग्गा जी की ओर। बग्गा जी, रुझान आ रहे हैं, 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। करीब 70 सीटों में कांग्रेस भी दौड़ में बनी हुई है, क्या कहेंगे? डाल डाल पात पात का नजारा देखने को मिल रहा है। बग्गा जी, ये चुनाव दो अलग अलग विषयों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ मोदी जी के 10 वर्ष के जिस प्रकार से कार्य हुए थे, कार्यों को लेकर, हेलो जी जी बोलिए बोलिए। उन 10 वर्ष के कार्यों को लेके हम जनता के बीच में थे और विपक्ष अपना एक ऐसा एजेंडा लेकर, ऐसा नैरेटिव लेकर जनता के बीच में था कि अगर यह चुनाव मोदी जी जीत गए तो देश से संविधान को खत्म कर देंगे, अगली बार चुनाव नहीं होंगे, सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाएगा, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कुल मिला के लोगों को भ्रमित करने का एक फाल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश एनडीए गठबंधन ने लगातार इन चुनावों में की थी। और देश की जनता समझ रही थी कि इस चुनाव में किस प्रकार से एक ऐसी स्थिर सरकार चुननी है जिसने पिछले 10 वर्ष में देश में चमत्कारिक कार्य किए, निर्माण कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला जिसकी कल्पना यह देश नहीं कर सकता था। ऐसा कार्य नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और जब कार्य नहीं किया है, उन्होंने कार्य की जो गति दिखाई है, जिस प्रकार से समय सीमा में कार्यों को करने की अपनी संकल्प शक्ति दिखाई है, जिस प्रकार देश में निर्माण कार्यों के साथ साथ देश को बनाने का संकल्प लेकर उन्होंने जो कार्य किया है, जिस प्रकार विश्व में देश की साख बढ़ी है, हमारे नेता की साख बढ़ी है। और आपने भी देखा अभी पिछले दिनों जो एक रेटिंग आई थी कि कैसे विश्व में 74% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। तो ये चुनाव दो बिंदुओं पर चुनाव था। देश इस बात का निर्णय करने जा रहा है कि मोदी जी के कार्यों पर क्या एक और 5 साल मोदी जी को दिए जा सकते हैं, या विपक्ष का जो ये फाल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश, देश से तोड़ने की कोशिश, देश में संविधान को खत्म करने की जो भ्रम वाली बातें विपक्ष करता रहा पूरे चुनाव अभियान में, पूरा नकारात्मक एजेंडा लेकर विपक्ष लगा रहा। तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता समझती है कार्य करने वालों को किस प्रकार से एक और मौका मिलना चाहिए। इस बात को देश की जनता ने समझकर मत दिया है। और पूरा मतलब मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सारा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ इस बार आपको दिखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस अभियान के साथ 400 पार के नारे के साथ हम जब चुनाव अभियान में उतरे थे, तो शाम होते होते निश्चित रूप से हम अपने उस आंकड़े को पार भी करेंगे और देश में तीसरी बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त होगा। चलिए, मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, राहुल जी के नेतृत्व में कितना उसको भरोसा है? देवा जी से ले लेते हैं। देवा जी, अब काफी दृश्य दिखने लगा है, 150 के आसपास बीजेपी और कांग्रेस करीब 80 के ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम दिखा पा रहे हैं जो टेली, उसमें भी काफी अच्छे रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी प्रारंभिक स्तर है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, उतार चढ़ाव तो होता ही है। अभी बग्गा जी ने जो बोल रहे थे केवल मोदी जी के बारे में ही बोल रहे थे। आप ये बताइए पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्या विकास हुआ है
भारत में शिक्षा के नाम पर क्या योजनाएं लाए हैं पिछले 10 वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उसको उठाया जाए, बाहर कैसे किया जाए, उसकी शिक्षा को प्रणाली को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि के संदर्भ में उनकी क्या योजनाएं हैं, बेरोजगारी के संदर्भ में दूर करने के संदर्भ में क्या योजनाएं हैं, महंगाई को दूर करने के संदर्भ में क्या योजनाएं हैं। ऐसी कोई नीति ही नहीं है बीजेपी के पास। केवल एक ही है कि 400 पार 400 पार 400 पार। कैसे होगा? आप विकास तो कीजिए। और कांग्रेस की यदि गवर्नमेंट बनती है, इंडियन गठबंधन की यदि गवर्नमेंट बनती है, तो ये सब समस्याओं को दूर करेंगे। और एक बड़ा ब्रेकिंग अपडेट करा दें, 200 को पार कर चुकी है बीजेपी रुझानों में। जो पहले रुझान हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक 200 के आंकड़े को छू रही है एनडीए गठबंधन। 200 के आंकड़े को एनडीए गठबंधन, हालांकि कांग्रेस का गठबंधन भी पीछे नहीं है, 90 के आसपास वो भी बना हुआ है। कैसे देखते हैं देवा जी, 200 के पार आएगा? अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, सने सने बढ़ेंगे, है ना। ये तो समय उतार चढ़ाव होता ही है। प्रारंभिक स्तर पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हम पिछले अभी आने वाले 1-2 घंटे में ही पता चल जाएगा कि हम मतलब इंडिया गठबंधन से हम आगे हो गए, ऐसा पूर्ण विश्वास है पूरा। ठीक है, चलिए मुरारी जी, आप एक ओवरऑल जो है वो विश्लेषण बताइए कि ये जो दृश्य दिख रहा है, जो इशारे हो रहे हैं, किधर जा रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस भी, गठबंधन भी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी जैसा कि अनुमान था, उससे बेहतर जाती हुई दिख रही है? क्या 99 तक पहुंच गए उन लोग भी? देखिए मोहन जी, स्थिति एकदम स्पष्ट है। देश का मिजाज ये भांपने में आप लोग भी स्पष्ट रहे। देश के बड़े बड़े पत्रकार लोगों का राय आप देख लीजिए, देश के बड़े बड़े विश्लेषकों का, बड़े बड़े जो चुनाव के जानकार हैं उनकी राय आप देख लीजिए। कहीं कोई संशय नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी किसी बात को लेकर, कोई ये स्थिति नहीं थी कि क्या मोदी जी चुनाव हार सकते हैं। देश का मिजाज ये बोलता था कि मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आज ये आंकड़ा, ये जो रुझान या जो ट्रेंड बता रहा है, ये निश्चित रूप से उसी ओर इशारा हो रहा है, जब डबल से भी ज्यादा एनडीए आगे। सबसे बड़ा प्रश्न आज ये देखा जाएगा मोहन जी, क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ती है? क्या कांग्रेस अगर बुरी हार हारती है, जिस ढंग से एग्जिट पोल ही अगर एग्जिट पोल में परिवर्तित हो गया, तो क्या कांग्रेस अपने अंदरूनी लड़ाई से बच पाएगी? क्या कांग्रेस टुकड़ों में बट जाएगी? क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो 2-2, 3-3 केस चल रहे हैं, खासकर नेशनल हेराल्ड का केस जो चल रहा है, जिसमें वो जमानत में भी चल रहे हैं, कई राज्यों में उनके ऊपर मानहानि के केस चल रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि उन्होंने जो वीर सावरकर जी के बारे में जो झूठ बोला, जो असत्य बोला, जो महान हिंदुस्तान के महान वीर योद्धा थे, उनके जो बयान थे उसको कोर्ट ने एग्जामिन किया, उसमें झूठ पाया, उसमें उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर एग्जिट पोल में परिवर्तित होता है, तो क्या इंडिया गठबंधन वापस वैसे ही बना रहेगा? क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी, शरद पवार जी, कल का आपका बयान देखिए शिवसेना का। शिवसेना के प्रवक्ता का कहना यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं मोहन जी कि किस तरह से शिवसेना वापस मोदी जी के साथ जुड़कर काम करेगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये मान के चलिए कि देश में 2 आइडियोलॉजी चलती है। एक मुख्य रूप से बीजेपी की, जिसको हम राइट विंग बोलते हैं, और एक कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको हम लेफ्ट विंग बोलते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, मैं इसको राहुल गांधी की कांग्रेस इसलिए बोल रहा हूं मोहन जी, क्योंकि राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के जो विचारधारा है उससे अलग हो गए, राजीव गांधी जी की विचारधारा से अलग हो गए, एक अलग कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, जिसका आप नतीजा खुद देख रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के इस रिजल्ट के बाद जिस ढंग से देखिए आप ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, मतलब गैप इतना बढ़ते जा रहा है मोहन जी, ये ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, 4 घंटे बाद क्लियर होगा, 5 घंटे बाद क्लियर होगा। मैं तो सबसे बड़ा ये देखता हूं आने वाले आज के बाद कल से, और जो राहुल गांधी की भाषा है
कि रिजल्ट के बाद देश में आग लग जाएगी। मतलब ना आप ओपिनियन पोल मानने को तैयार हैं। ओपिनियन पोल तो जनता बताती है, तो उसमें तो कोई ईवीएम है नहीं। एग्जिट पोल एक स्वतंत्र एजेंसी बताती है, जिसको जनता के सामने मीडिया घराना लाने का काम करती, निस्वार्थ भाव से साइंटिफिक आंकड़े जारी होते हैं एग्जिट पोल में। ठीक है, गलत होते हैं। 2009 का एग्जिट पोल गलत हुआ था। अभी विधानसभा में छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल लगभग लोगों ने गलत बताया। इस बात से मैं इंकार नहीं करता, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर आता है। लेकिन अब ये भी तो देखिए, आप 2014-2019 में एग्जिट पोल सटीक साबित हुए। 5-5, 6-6 एग्जिट पोल लगभग बराबर थे। चाणक्य टुडे का देख लीजिए, इंडिया टुडे, माई एक्सिस का देख लीजिए आप। कुल मिलाकर मोहन जी, मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा और इस देश के लिए दुखद है, अगर लोकतंत्र कमजोर होता है मोहन जी, तो इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और अगर वाकई में इंडिया गठबंधन पीछे जाती है, कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन होता है, तो मान के चलिए इसके एकमात्र दोषी राहुल गांधी हैं। उनकी बयानबाजी है, उनकी अपरिपक्व राजनीति है, जिसका उनको स्वयं को आकलन करना चाहिए। देश को, किसी प्रकार के देश की जनता को गाली नहीं बकना चाहिए। यूपी को लेकर हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस पर क्या कहना है? करीब 18 सीट के आसपास दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है। 8 सीटों का अंतर है मोहन जी। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण ऐसा है जिसमें MY समीकरण इतने काम करते हैं। 7-8 सीटों पे तो 40%, 50% मुसलमान हैं, और उसके बाद अगर यादव समाज का वोट जुड़ता है 10%, 8%, 12%, तो सपा की संभावनाएं वैसे ही मजबूत हो जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजभर समाज को जोड़ी, ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से पटेल 18 के आसपास दिखाना बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है, ठीक है। इसमें पूर्वांचल की सीट होगी, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीट होगी, हो सकता है इसमें अवध की सीट नहीं खड़ा। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी का जो ट्रेंड बता रहा है, इसमें एनडीए का परफॉर्मेंस जबरदस्त दिख रहा है फिलहाल, जो आप आंकड़े आज अभी दिखा रहे हैं। और ये दृश्य भी हम दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के, जहां पर पूड़ी और मिठाइयां बननी शुरू हो गई है। दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये भी काफी हद तक ये संकेत देता है कि क्या कुछ होने जा रहा है। बीजेपी शायद पहले से तैयार थी, हलवाई लगे हुए थे और पूड़ियां छनती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हें मालूम है कि कार्यकर्ता आएंगे तो उनके पेट पूजा का ध्यान रखते हुए दृश्य आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन में, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में पूड़ियां बन रही हैं, सब्जियां बन रही हैं। मोहन जी, दिल्ली कार्यालय में, क्योंकि जिस ढंग के संकेत थे कि शाम के एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। ये देखिए बूंदी और पूड़ी बन रही है, और इससे संकेत काफी हद तक मिलता है। काफी पहले से तैयारी कर रही थी लगता है बीजेपी। ये देखिए हलवाई काम कर रहे हैं। देखिए मोहन जी, हाँ बोलिए। देखिए, इतिहास रचा जाएगा मोहन जी। ये देश, भारत देश का जो लोहा है, ये पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि नेहरू के बाद मोदी जी ही एक ऐसे शख्सियत होंगे। जैसे नेहरू के नाम से चुनाव लड़ा जाता था, जैसे इंदिरा गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाता था, 2 ऐसे शख्सियत थे जिनके नाम से आजादी के बाद चुनाव लड़े गए, क्योंकि ये ब्रांड थे डेवलपमेंट के, ये ब्रांड थे अपने पार्टी के, ब्रांड थे देश में लोकप्रियता के उस जमाने में। हालांकि उस जमाने में विपक्ष मजबूत नहीं था, आज तो विपक्ष भी बहुत मजबूत है। अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोहन जी, तो याद रखिएगा ये उसी की तैयारी है। बूंदी का बनना, पूड़ी का छनना, हलवा का बनना, लड्डू की तैयारी करना ऐतिहासिक और भव्य दृश्य होगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय का। मेरे को लगता है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग मोदी जी का भव्य स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे, और वो कार्यकर्ता भूखे ना रहें, उनका मुंह मीठा हो, उनका भी सम्मान बढ़े। नेता का सम्मान तो कार्यकर्ता बढ़ाता ही रहता है, कार्यकर्ता का भी सम्मान बढ़ता रहे, ये उसकी तैयारी जो आप दिखा रहे हैं जबरदस्त भी है। और मंगलवार को हनुमान जी को, और ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है भाजपा का। बिल्कुल, तो ये तो ज्यादा आत्मविश्वास में भरे हुए हैं। देवा जी, ये क्या कहेंगे? तो पूड़ी मिठाई सब बनाना शुरू कर चुके हैं, अभी तो पहले ही घंटा हुआ है। ये किस उम्मीद से, क्या सोचकर ये बना रहे हैं, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी का।
इस तरह से मतलब पूर्ण तैयारी करके मतलब इस प्रकार की मतलब वो करना, पूड़ी बनाना, बूंदी की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, किस उम्मीद से उनको मतलब क्या अरे उनको तो एग्जिट पोल से पता चल गया। एग्जिट पोल काल्पनिक होता है, एग्जिट पोल निश्चित कभी नहीं होता। ऐसा मत ये बोलिए काल्पनिक आधार पर इसका अनुसरण किया जाता है। यदि एग्जिट पोल यदि पूरा हो जाता तो फिर गिनती करने की जरूरत ही नहीं थी। रमन सिंह इसी में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, वो सुना देते हैं आपको। रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं प्रारंभिक रुझान को देखते हुए और चुनाव मतगणना शुरू होने से पहले का इनका बयान है जी। प्रति मतगणना के शुरुआत और मतगणना के प्रति जिस प्रकार पूरे देश में उत्सुकता है, और मुझे लगता है कि बस कुछ घंटों में ही देश के एक निर्णायक लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और आज का दिन देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, एक परिवर्तन जो इस हिंदुस्तान में होना है, जिसके नायक नरेंद्र मोदी जी हैं। तो तीसरी बार जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब किसी को शंका नहीं कि 400 पार सिर्फ नारे नहीं बल्कि यथार्थ में बदलते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से 100% देश आश्वस्त है, भाजपा आश्वस्त है, नेतृत्व आश्वस्त है। और जिससे भी हिंदुस्तान में पूछा जाए, सबके मन में ये बात है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो इस देश के अंदर परिवर्तन लाया, जो डेवलपमेंट के काम किए, जो इतिहास रचने का काम, कुछ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, 370 हो, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, 50 करोड़ खाते खोलने की बात हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ऐसे काम जिसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी 70 सालों में, मोदी जी ने धरातल पे उतार के दिखाया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित किया, और आने वाला कल हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी के सफल नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ये सब सफल होगा। मुझे आज यही कहना चाहता हूं। चलिए, डॉक्टर रमन सिंह काफी विश्वास से भरे हुए लग रहे हैं और बीजेपी का हर नेता इसी तरीके का बयान दे रहा है। जिस तरीके के बयान डॉक्टर रमन सिंह ने दिया, मोदी को धन्यवाद दिया और उनके नाम पर वोट मिलने की बात कही। बग्गा जी, अभी देवा जी कह रहे थे कि देखिए परिणाम में वो थोड़े पीछे जरूर है, पर एकदम ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उनका सुपड़ा साफ हो गया है, पीछे बने हुए हैं आप लोगों के। और आत्मविश्वास से भरा होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो दिखा रही है भाजपा, वो कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा। मिठाई बन रही है, पूड़ियां बन रही है, सब ने नेता सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। देखिए, हमारा आत्मविश्वास बात इसलिए है कि अब आज और जनता के बीच का क्या है, जनता और इसका हाथी वर्ग हमने तैयार किया है, जिनके मूल जीवन में आधार गांधी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। और हमारा विश्वास इसीलिए है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने भी एग्जिट पोल को काल्पनिक कह दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है। एग्जिट पोल दरअसल साइंटिफिक पद्धति किया जाने वाला एक का कार्य है, जिसमें विभिन्न एजेंसियां जो वोट डाल के लोग निकलते हैं साहब, उनके ओपिनियन के आधार पे उनके सैंपल कलेक्ट करके और उनका विश्लेषण करके अपना एक ओपिनियन जनता के बीच में रखते हैं। तो नहीं हो सकता। दूसरा वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार जीत जाते हैं तो नेहरू जी के श्रेणी में आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि नेहरू जी के तीसरी बार जीतने और मोदी जी के तीसरी बार जीत जाने के बीच में एक बड़ा फर्क यह है मोहन जी, कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में और हर बार उनकी सीट बढ़ी है। हम 2014 में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ सरकार में आए थे और 2019 में हमने 303 सीटें जीती हैं। और विश्वास रखिए, जिस प्रकार मोदी जी ने परिश्रम किया है पिछले 10 वर्षों में,
जिस प्रकार कार्य किए हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जिस प्रकार परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों में लगातार की है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम वो 370 सीटों के आंकड़ों तक जरूर पहुंचेंगे, जिसकी कल्पना माननीय मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के संकल्प के साथ की। और देखिएगा, जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि देश को मजबूत करने वाला चुनाव है, ये देश की नींव को मजबूत करने वाला चुनाव है कि किस प्रकार हम इन 10 वर्षों के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए 2047 के विकसित भारत के संकल्प की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कुछ कार्यों की बात की थी कि क्या कार्य किए गए। 7-10 वर्षों में देश में 4 करोड़ गरीब लोगों के लिए पक्के मकान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। चलिए आपको एक खबर से अपडेट करा देते हैं। छत्तीसगढ़ के से जो खबर मिल रही है उसमें जो भूपेश बघेल हैं पूर्व मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। रायपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव तीनों में बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें बड़ा नाम भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। बस्तर और कांकेर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर फिलहाल रुझान के मुताबिक कांग्रेस को बढ़त है। बाकी 9 जगह पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है। विजय बघेल की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजय बघेल जी ने क्या कहा है बढ़त मिलने के बाद। जनार्दन का आशीर्वाद भरपूर मिला है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों ने पूरी मेहनत की है और उसका प्रतिफल मिलने का दिन है। सबके चेहरे में खुशी है, सबके चेहरे में उमंग है और सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हम लोग और ज्यादा अंतर से ये चुनाव दुर्ग लोकसभा का जीतेंगे। साथ ही साथ पूरे देश में 400 पार के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये तो विजय बघेल प्रत्याशी हैं, इसलिए उनको लगता भी होगा कि वो जीत रहे हैं और जब शुरुआती बढ़त मिल गई है तो चेहरे में मुस्कान देखने को मिलती है। सबसे मिलने जुलने के बाद मतगणना केंद्र में देखे गए हैं विजय बघेल। देवा जी की ओर चलते हैं। देवा जी, भूपेश बघेल फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी क्या प्रारंभिक दौर है, अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अभी 1 घंटा बाद हो सकता है हम आगे आ जाएं और पक्का आगे आएंगे हम, क्योंकि हमने वहां पर के लोगों ने हमारा बहुत समर्थन किए हैं, राजनांदगांव के लोगों ने, और हमारे पक्ष में मतदान किए हैं। इसलिए इस स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर यह नहीं बोला जा सकता कि हम पीछे हैं। अभी तो गिनती अभी बहुत बाकी है। अभी पक्का निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम चलिए आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ, और दृश्य हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन आगे चल रहा है। हेमा मालिनी आगे चल रही हैं मथुरा से। चलिए ये देखिए मंडी से आगे चल रही हैं कंगना रनावत, आगे चल रही हैं बारमूला सीट से मुफ्ती महबूबा मुफ्ती। स्मृति ईरानी अमेठी सीट काफी हॉट और सब जानना चाह रहे थे कि यहां क्या होता है। स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। संबित पात्रा ने भी आगे बढ़त बना ली है। इसके अलावा माधुरी लता, चौंकाने वाला नाम माधुरी लता आगे चल रही हैं। सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि हैदराबाद में आखिर होने क्या जा रहा है। पवन सिंह निर्दलीय हैं लेकिन आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे मुरारी जी, ये परिणाम तो वैसे ही हो रहा है जैसा कि हम आकलन करते रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हालांकि शुरुआती रुझान है। देखिए मोहन जी, मैं भूपेश बघेल जी जो पीछे चल रहे हैं राजनांदगांव में, उस पर एक टिप्पणी करना ये चाहूंगा कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस सोच के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी। जिस व्यक्ति के कारण आप जीता हुआ विधानसभा चुनाव हार गए, एक अकेले भूपेश बघेल जी के दारोमदार पर विधानसभा चुनाव हुआ और आप देख सकते हैं 14 सीट सरगुजा की पूरा शून्य हो गए। आप बस्तर में हार गए। मतलब इवन दुर्ग जिला जहां के वो विधायक थे, जहां के वो राजनीति उनकी कर्म भूमि है, वहां पर भी पूरी की पूरी दुर्ग लोकसभा में आप 2 सीट को छोड़ दीजिए, बाकी 7 सीटों पे कांग्रेस हार गई। ऐसी परिस्थिति में राजनांदगांव जाके कांग्रेस ने उनको क्यों टिकट दिया,
क्यों, क्या सोच के समझ दिया, जबकि राजनांदगांव में पहले से ही दलेश्वर साहू जी एक बड़ा नाम था, जो 3 बार के एमएलए हैं आपके, उनको डोंगरगांव से उनको लड़ा देते। लोधी समाज की बड़ी नेता हैं यशोदा वर्मा जी, जो खैरागढ़ से चुनाव जीती, उनको आप लड़ा देते। यशोदा वर्मा के लड़ने से 2-2 लोकसभा में कांग्रेस को फायदा मिलता। आपका राजनांदगांव और दुर्ग में पता नहीं, वहां से आप और हेमा देशमुख को लड़ा सकते थे और किसी को भी लड़ा सकते थे। कांग्रेस किस ढंग से फैसला करी बताइए आप। ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग से अकेले चुनाव जीत के गए थे 2014 में, उसके बाद आप दुर्ग से ना लड़ा के उनको महासमुंद भेज दिए, जबकि वहां पे ऑलरेडी धनेन्द्र साहू जी एक कद्दावर नेता थे, विनिंग कैंडिडेट थे। अगर वहां पे शुक्ल परिवार के वारिस भवानी शंकर शुक्ला को आज अगर कांग्रेस टिकट दे देती, तो मान के चलिए मोहन जी, धनेन्द्र साहू और भवानी शंकर शुक्ला, ये 2 नाम ऐसे थे जो निश्चित रूप से 11 सीटों पे अच्छा संदेश जाता। कांग्रेस रणनीति में ही फेल नहीं हो चुकी है, कांग्रेस की विचारधारा बदल चुकी है, कांग्रेस की वर्किंग बदल चुकी है। कांग्रेस में लगता है कि कोई ना सोचने वाला है, ना विचारने वाला है, ना कोई एक्शन लेने वाला है। मैं तो यहां तक सुना हूं कि जब हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, तो राहुल गांधी जी का कहना यह था, ये अपुष्ट खबर है मेरे पास, कि मैं जानता था क्या परिणाम आएगा। अरे बाप रे बाप, इससे तो और दुख पहुंचा हमारे जैसे लोगों को, जब आपको मालूम था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव हार रही है, तो आपने उनको हटाया क्यों नहीं? क्या आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया? कुल मिलाकर भूपेश बघेल का पीछे होना, मैं तो आपको फिर से बोल रहा हूं कि 11 की 11 देवा जी थोड़ा जो वीआईपी सीटें हैं और खासतौर पे बड़े दिग्गज नेता हैं, वो आगे नहीं चल रहे हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं, खासतौर पे छत्तीसगढ़ के लिहाज? जैसा भी मिश्रा जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से कैसे टिकट दिए करके, तो हाईकमान ने टिकट दिए हैं, है ना। उनके स्वभाव को देख के, उनके विकास जो पिछले 5 सालों में जो विकास किए उसको देखते हुए, और फिर प्रचलित नाम है, ये बहुत सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी से भी तो सरोज पांडे जी को कोरबा से टिकट दिए हैं, इस पर क्यों टीका टिप्पणी नहीं करते? भाई पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको कहां से टिकट देना और कहां की कौन उम्मीदवार होगा। और रही बात, अभी हम नीचे चल रहे हैं, अभी मात्र 1-2 घंटे बाद देखिएगा हम आगे आ जाएंगे। बग्गा जी कुछ कहना चाहते हैं? बग्गा जी, कुछ पहला ही घंटा है और इसी में इतनी चर्चा हो गई है, इसलिए कांग्रेस कह रही है थोड़ा इंतजार करिए। नहीं, निश्चित रूप से इंतजार तो करना चाहिए मोहन जी, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर जो चर्चा बुहारी जी ने प्रारंभ की और देवा जी ने, मैं भी कुछ इसे जोड़ना चाहता हूँ। ये पक्का है कि पार्टी आला कमान के तरफ से अंतिम निर्णय होता है किसी भी टिकट का, लेकिन क्षण के चीजें कहां से जाती हैं? पार्टी आला कमान ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए अधिकृत कर दिया था, चाहे वो गोपनीय रूप से हुआ। और देखिए, जितनी सीटें बची हैं, चाहे भूपेश बघेल का राजनांदगांव से खुद का लड़ना हो, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद भेजना हो, देवेंद्र यादव को मुझे लगता है बिलासपुर भेजना हो, शिव डहरिया को जांजगीर भेजना हो, और सबसे बड़ी चीज, दीपक बैस के टिकट को काटकर कवासी लखमा अपने चहेते को टिकट देना बस्तर से, सारे निर्णयों पर भूपेश बघेल की छाप दिखती है। और मुझे लगता है कि रणनीतिगत चूक है कांग्रेस की, क्योंकि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था सिर्फ 4 महीना पहले। उसी भूपेश बघेल के चेहरे पर फिर से कांग्रेस दांव लगाकर अगर सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपने प्रदर्शन को सुधार लेगी, तो कांग्रेस की। चलिए बग्गा जी आएंगे इस चर्चा को आगे रखेंगे। चलते हैं उत्तराखंड, जहां हमारे संवाददाता वहां की काउंटिंग की क्या स्थिति बने हुए हैं। वैभव पटवाल हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंड में गिनती अभी हालांकि शुरू नहीं हो पाई, ऐसी जानकारी आ रही है। वैभव बताइए क्या हाल है? बाकी जगहों पर तो गिनती शुरू हो गई है, उत्तराखंड की क्या जानकारी है, क्या स्थितियां बनी हुई है? जाके बता दूं, अभी उत्तराखंड में जो गिनती है वो कुछ देर पहले यहाँ पर शुरू हुई है। जो पहले रुझान की अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो पहले राउंड में अपनी बढ़त बना चुके हैं। वही बात करें कि अगर स्थिति साफ होने की, तो लगभग 12 से 1 बजे के बीच में जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ यहाँ पर हो जाएगी कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं वो किसी झोले में यहाँ पर जाती हैं। हालांकि राजधानी देहरादून के जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर थोड़ी कुछ देर यहाँ पर हुई है गिनती शुरू होने में, क्योंकि कुछ तकनीकी खामे यहाँ पर जिसके कारण से जो काउंटिंग थी वो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और
पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी भी हो चुकी है लगभग। इसमें जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे बढ़त बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि देहरादून में 2 लोकसभाएं हरिद्वार और टिहरी दोनों की काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। इसमें जो टिहरी से जो माला राजमिश्रा है वो पहले राउंड में बढ़त बना चुकी है। वहीं जो हरिद्वार से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त यहाँ पर बना ली है अभी। बाकी देखना होगा कि किस समय तक जो स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी। 11 से 12 के बीच में यहाँ पर स्थिति साफ हो पाएगी। जी चलिए, स्थिति पर आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बग्गा जी, ये देखिए, उत्तराखंड में भी खाता खुल गया है, 5 सीटें हैं हालांकि वहां, लेकिन बीजेपी को बढ़त है। ज्यादातर हर प्रदेश में स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी वो उम्मीद अभी पूरी होती हुई तो नहीं दिख रही है। 40 सीटों के आसपास बीजेपी के गठबंधन की बढ़त है और बीएसपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17 सीटों पर बढ़त बना ली है। ये कहीं झटका तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जीतता है वही देश में राज करता है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से परिणामों की कल्पना हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पीछे तो मुझे अभी दिखता है, क्योंकि बसपा का इतना शानदार प्रदर्शन मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पंडित को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ये पक्का है कि आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जिस प्रकार से बहुत सारे सीटों में नेक टू नेक फाइट है, बहुत नजदीकी मुकाबला है, और उन सीटों पर जब धीरे धीरे जिस समय ईवीएम खुलने शुरू होंगे, देखिएगा हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे, हमारे पक्ष में वोट होंगे और हम अंततः उन सीटों को जीतने में कामयाब होंगे। इतनी सीटों की कल्पना हम कर रहे हैं मोहन जी। ठीक है, चलिए, परिणाम के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े शुरुआती जो संकेत दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुरारी जी, क्या संकेत है? बीएसपी गेन कर रही है, 10 सीटें तो पिछली बार ही थी उनकी, 17 हो रही है। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। कृपया आप इसको अपने कंट्रोल यूनिट से कंफर्म करिए कि वाकई में ये सच है क्या। 17 सीटों पे बसपा का ट्रेंड में भी आगे होना मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल 2 ध्रुवी चुनाव थे, एनडीए वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में, जिसमें एनडीए में बीजेपी, अपना दल, आपका निषाद समाज की पार्टी संजय निषाद जी, आपके राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे लड़ रहे हैं घोसी से। मेरे को लगता है कि कुछ है। देखिए, अब आ गया, क्लियर हो गया। देखिए, मैं बोल ही रहा था, अब बोलते बोलते कुछ आंकड़े में गड़बड़ था मोहन जी। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता था। नहीं, अदर्स भी तो 17 है, तो अदर्स में देखिए कुछ सीटों पे निर्दलीय बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये क्लियर होगा कि अदर्स में क्या राजभर की भी सीट को, नहीं, राजभर तो एनडीए के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है इस आंकड़े में, मेरे को लगता है, क्योंकि बिल्कुल 2 ध्रुवी चुनाव है उत्तर प्रदेश में। मेरे को नहीं लगता कि 2-3 सीट आप जैसे जिसमें बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां के अगर और पूर्वांचल के 1-2 सीट को आप छोड़ दें तो मेरे को नहीं लगता कि बसपा कहीं पे आगे या मजबूत स्थिति में दिखेगी। बाकी अभी शुरुआत है, देखते हैं आंकड़ों में कितना फेरबदल होता है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की क्या सोच है? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी और रायबरेली से। परंपरागत सीटें हैं और एक अच्छा संकेत जाएगा अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीतते हैं। अगर कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो पार्टी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी इस बार हार जो है वो राजनीतिक क्षति पहुंचाने वाली होगी। देवा जी, क्या कहेंगे? जीतेंगे दोनों सीट, राहुल गांधी जी जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और लोगों के, जनता के बीच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए वहां की जनता उनको वोट देगी और जीतेंगे हम लोग। और रही बात अभी जो अभी रुझान जो बताया जा रहा है, देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उतार चढ़ाव चल रहा है। मात्र 1-2 घंटे बाद ये स्पष्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक सीट पर कांटे की टक्कर है, जैसा कि आप टीवी में देख रहे हैं। जी, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। चलिए, ये तो आशा और रखने की बात है कि भाई ये सीटें का रुझान जो है समय समय पर बदलता जा रहा है। इंडिया गठबंधन भी आगे दिख रही है हमारी टेली में,
हम एक बार और चेक करने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश की एक बार चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि उम्मीद थी उसमें 25 सीट बीजेपी और 2 सीट जो है वो कांग्रेस को दिखाई जा रही है। तो 2 सीटें। चलिए शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से, तो ज्यादा अच्छे से अपडेट देंगे। चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से हम अभी अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें और कुछ रद्दोबदल होता रहेगा समय समय पर। शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शत्रुघ्न जी ओवर टू यू, बताइए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक रुझानों में तो बीजेपी आगे है, पर इंडिया गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है। ऐसा है, अभी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार की जो सीट हैं जितनी भी, उनका समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, वहां से कांग्रेस आगे चल रही है। और गाजीपुर से अफजल अंसारी आगे चल रहे हैं। और छुटपुट 1-2 सीटें इमरान मसूद हैं सहारनपुर से, वो आगे चल रहे हैं। और बाकी जो और सीटें हैं जहां पे, वहां पे कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कहीं, जैसे कि सीतापुर में अभी राकेश राठौर इंडी गठबंधन के आगे चल रहे थे। तो ज्यादातर अभी आप बहुत अर्ली रुझान है ये। और जो इनके परिवार की 5 सीटें हैं उनपे तो फाइनल है कि वो लोग आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, डिंपल यादव उनकी पत्नी मैनपुरी से आगे चल रही हैं, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। ये सब इनके परिवार की सीटें हैं। बदायूं से आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के सुपुत्र हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो इनके परिवार की 5 सीटों पे तो ये आगे चल रहे हैं। शुरू से ही बढ़त बढ़ाई हुई है, वो कहीं से कोई इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, 6 सीट हो गई। अफजल अंसारी जो है गाजीपुर से, वो आगे चल रहे हैं, शुरू से ही आगे चल रहे हैं, कहीं कोई नहीं है। बाकी और जो सीट है, जैसे सहारनपुर हो गई, सहारनपुर से इमरान मसूद है, कांग्रेस के पहले पूर्व सांसद रहे हैं और कांग्रेस से इस समय लड़ रहे हैं, काफी अच्छी लड़ाई है, शुरू से वो आगे चल रहे हैं। बाकी सीटें हो गई, मेरठ हो गई या बनारस हो गई, और जो सीट्स हैं जहां पे बीजेपी आगे चल रही है, उनमें गठबंधन की जो एक सीट है, घोसी सीट है, जहां से राजभर के बेटे लड़ रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और उनकी पार्टी जो है, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया हुआ है। तो कभी वो आगे हो रहे हैं, तो पीछे शुरुआती राज में पीछे थे, अभी आगे हो गए हैं। तो बाकी जो अभी जो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में कि 32 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, तो 32 पे तो कहाँ पे है, क्योंकि कुछ जगह आगे होने के बाद फिर दोबारा जो रिजल्ट आते हैं उसमें वो पीछे हो जाते हैं। तो अभी देखिए इंडिया गठबंधन अभी 27 अपना जो टैलेंट दिखा रही है कि 27 पे आगे चल रहे हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि कहीं पे थोड़े वोटों से आगे होने के बाद वो पीछे हो जाते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 सीट जो है, 15 से 20 सीट पे जो है लड़ाई इस तरीके की है कि 60 सीट पे एनडीए आगे चल रहा है, तो 15 से 20 सीट पे लगभग नेक टू नेक रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी आगे नहीं चल रही, शुरू से कहीं से भी उन्होंने कहीं से बढ़त नहीं ली। एक बांदा की सीट थी जहाँ पे उनका थोड़ी फाइट थी, लेकिन वो बांदा में भी शुरुआती रुझान से लेके और अभी तक, अभी 1 घंटे का लगभग होने जा रहा है, काउंटिंग हो गई है 1 घंटे की, जिसमें 30 मिनट इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हो गई है और 30 मिनट पोस्टल बैलेट हो गए हैं। उनमें सभी में बहुजन समाज पार्टी कहीं पे भी आगे नहीं हो पाई है। जी भाई, ठीक है। चलिए, अभी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी टेली में वो बनी हुई हैं और करीब 20 से अधिक सीटें उनकी दिखाई जा रही है। ये क्या ट्रेंड आगे बना रहेगा क्या? जैसे कि हम देख पा रहे हैं 30 तक वो पहुंच चुके हैं इंडिया गठबंधन के लोग। 30-32 सीट से इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, तो ये गठबंधन के लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी न्यूज है उनके लिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे और जो ग्राउंड पे दिख रहा था, तो इतने ज्यादा सीटों पे बढ़त नहीं दिखाई दे रही थी। और अगर 32 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं तो इनके लिए बहुत खुशखबरी है। और देखते हैं ये ट्रेंड वो बना के रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके परिवार की सीटें तो बहुत मजबूत है, वो शॉर्ट है, लेकिन बाकी ये ट्रेंड आगे तक मेंटेन रहता है। अगर ये ट्रेंड आगे तक मेंटेन रहता है तो ये इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत खुशखबरी है, बहुत उनके लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि उनको लोगों को तो एक्सपेक्टेशन 50 सीट तक की थी। अखिलेश यादव ने बोला था कि हम 50 सीट जीतेंगे, तो लग रहा है अगर ये 32 सीटों पे आगे चल रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है गठबंधन के लिए।
ठीक है, चलिए तो ये यूपी से हमारे साथ शत्रुघ्न जी हमारे स्टेट हेड बने हुए थे और उनसे हम उम्मीद रखेंगे कि समय समय पर उनसे जुड़ते रहेंगे, नए अपडेट के साथ वो हमें जानकारी देते रहेंगे। मुरारी जी क्या कहेंगे यूपी के अपडेट के बारे में? 30-32 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। देखिए, शुरुआती रुझान जरूर दिखा रहे हैं 30-32 सीट मोहन जी, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश के यूनिट हेड बोले कि MY समीकरण, मैं उसको शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि MY समीकरण सहारनपुर में मजबूत है, MY समीकरण आजमगढ़ में मजबूत है, MY समीकरण आपका मैनपुरी में मजबूत है, आपका कन्नौज में मजबूत है। जहां जहां पे MY समीकरण मजबूत है वहां पे आप मान के चलिए इंडिया गठबंधन खासकर सपा को लीड अभी दिख रहा है, मजबूती है सपा को या इंडी गठबंधन को। रायबरेली सीट निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस का कोई करामात नहीं है। एक भी सीट पांचों विधानसभा में एक भी सीट में कांग्रेस का एमएलए नहीं है मोहन जी, वहां पर सपा इतनी मजबूत है। इतनी ज्यादा संख्या अगर दिखा रहे हैं शुरुआती रुझान में तो ये तो अच्छी संकेत है। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नुकसान होने के कारण ही एनडीए की टैली और बीजेपी की टैली रुकी हुई देख लीजिए आप। अगर इस तरह का नेक टू नेक फाइट उत्तर प्रदेश में हो गया और ये रुझान ऐसे ही चलते रहे और रिजल्ट भी ऐसे रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और विशेष रूप से योगी जी के लिए एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे को मोहन जी, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जब बसपा को आप 17 सीट पे आगे बता रहे थे रुझानों में, मैं उस पर भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी तरह से मेरे को लगता है कि जरूर शुरुआती रुझानों में इंडी गठबंधन को 35 सीट दिखा रहा है। 1-1.5 घंटे बाद आप देखिएगा, मेरे को लगता है कि इसमें काफी अंतर आएगा। ठीक है, इंतजार करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है देवा जी, अच्छी खबर आप लोगों के लिए, खुशखबरी। अभी उत्तर प्रदेश से खुशखबरी मिल रही है भाई, जहां आपको 5-7 सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में। अभी तो 50 से ज्यादा होंगे हम। अभी 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद पता चल जाएगा, 50 से ज्यादा होंगे। वहां की जनता पूरा इंडिया गठबंधन को चाह रही है और सम्मान के साथ उनको वोट दिया है, इसलिए हम सने सने बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या लग रहा है? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? अंदर जुड़ गए थे क्या? नहीं, हम लोग पूरे जनता को मतलब ये अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से बताना चाहे हैं कि हम विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश का और ज्यादा विकास करेंगे। केवल एक धर्म के नाम पर हम राजनीति नहीं करेंगे, सारे धर्म के लोगों को लेकर के साथ में चलेंगे। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए वहां की जनता हम लोगों को पसंद कर रहे हैं। मोहन जी, अब ईवीएम की तो गड़बड़ी नहीं है ना? अब तो नहीं बोलेंगे उत्तर प्रदेश में जो परिणाम दिखा रहे हैं? अभी तो प्रारंभिक स्तर है, आगे हार जाएगी तो ईवीएम गलत हो जाएगा। ना, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। अभी ठीक है ईवीएम, और जैसे ही हार जाएंगे वैसे ईवीएम अभी देखिए ईवीएम अभी चल रही है ठीक, अभी ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अब जीत गया तब तो ईवीएम की पूजा करेंगे। उत्तराखंड जो जुड़ने की कोशिश। मोहन जी, एक बात और बोलना चाहूंगा। चलिए, नहीं बिल्कुल जी, चलिए हम सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली में क्या हो रहा है, एक प्रोटेस्ट वहां सुबह से देखने को मिल रहा है। हालांकि जो परिणाम है वो उतने खराब कांग्रेस के लिए नहीं है, पर वहां पर एक कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। वो क्या प्रोटेस्ट है, किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो कार्यकर्ता, आइए आपको सुनाते हैं। 8 बजे के बुलेटिन में है ये, आपको बता रहा हूं। उसमें देखिए, उसमें प्रोटेस्ट के नाम से आया हुआ है, उसको चलाइए ताकि हम इसको चर्चा को आगे कर सके। प्रोटेस्ट के नाम से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है। चलिए जब तक उत्तराखंड की ओर चलते हैं, उत्तराखंड में क्या स्थितियां बन रही हैं। 5 में 5 बीजेपी आगे चल रही है। ऐसी स्थिति के बीच में उत्तराखंड के क्या सूरत हाल है, हम वहां के हमारे जो स्टेट हेड हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में हमारे स्टेट हेड
जुड़ गए हैं। क्या स्थिति है सुनील जी वहां की? योगेश सैली जी हमारे साथ जो जुड़ गए हैं। योगेश सैली जी, उत्तराखंड को लेकर क्या प्राथमिक खबरें आ रही हैं? ओवर टू यू, वहां की जानकारी आप दीजिए। हम मेहमानों से विदा लेकर अगले पैनलिस्टों के साथ जुड़ते हैं जब तक। जी सैली जी। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 5 लोकसभा सीटें हैं, इन 5 लोकसभा सीटों पर जो 19 तारीख को जो मतदान हुआ था, उसके बाद से लगातार ही भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि 5 सीटों पर वो जीत हासिल करेगी। इसके अलावा अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से यानी कि 2014 और 2019 में लगातार बड़ी हार कांग्रेस को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मिली है। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस भले ही प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से वो अपनी जो कोई भी साख थी, जो 2009 में कांग्रेस एक बार 5 सीटों पर उत्तराखंड में काबिज हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस कभी बैक ही नहीं कर पाई। यानी कि 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो इन दोनों लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा है, वो वोट बैंक लगातार इस कदर बढ़ा है कि उसका पीछा करने में अभी तक कांग्रेस नाकाम रही है। और सबसे बड़ी बात यह रही 2014 के बाद से कि जो मोदी मैजिक था वो लगातार उत्तराखंड में देखा गया, और उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर खिसकता हुआ नजर आया, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। यानी कि लगभग अगर रेशियो माने तो जो रेशियो कभी कांग्रेस का हुआ करता था 45% के लगभग, वो 45 से घट करके कांग्रेस का जो कैडर रह गया है वो मात्र 30% रह गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर हुआ करता था करीब 35 से 40, वो आज की डेट में 55 से 60% पहुंच चुका है। और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चुनाव में जीत दर्ज करती आई है, क्योंकि जो वोटों का जो प्रबंधन था, यानी कि बूथ प्रबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो प्रबंधन के नतीजे जो निकल के आए हैं, वो इतना बड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करने में कामयाब रही। इसमें बहुत हद तक बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक रहा है, समाजवादी पार्टी का भी वोट बैंक रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक कैप्चर किया। अब अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इन लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही अपने पहले तो जो कैंडिडेट्स थे, जो प्रत्याशी थे, वो इस कदर चुनावी मैदान में उतारे थे कि वो कहीं ना कहीं उनके सामने चेहरा उतारना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया था। जिस तरीके से हम बात करें अगर हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं और केंद्र में भी जिनको सरकार के साथ ही जो रहे हैं, उसके अलावा मोदी सरकार में कैबिनेट में रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनका टिकट भले ही काटा गया, लेकिन उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के बाद कहीं ना कहीं मजबूती नजर आई थी हरिद्वार लोकसभा सीट पर। और उसके बाद से आपको बताएं कि वहां पर जो टिकट मांग रहे थे हरीश रावत अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आला कमान है वो नहीं चाहता था कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन हरीश रावत को खुद वो टिकट देना चाहते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में हरीश रावत क्योंकि एक बड़े नेता है कांग्रेस के और उत्तराखंड से एक बड़ा नाम है, तो उनकी कहीं ना कहीं चली है, और इसकी वजह से उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया। हरीश रावत ने पूरी मेहनत भी यहाँ पर की है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत रोचक जरूर हुआ है हरिद्वार सीट पर। और जो हो सकता है कि चुनाव के आंकड़े भी आए वो भी चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि मेहनत दोनों ही प्रत्याशियों ने काफी की थी, लेकिन यहाँ पर हरीश रावत की मेहनत कितना रंग लाती है ये महत्वपूर्ण बात होगी। इसके अलावा अगर अल्मोड़ा सीट की हम बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर दोनों जो प्रतिद्वंदी इस बार थे, कांग्रेस से प्रदीप टमटा थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अजय टमटा को दोबारा मौका यहाँ पर मिला है।
माफ कीजिएगा तीसरी बार मौका मिला है। तो वो कहीं ना कहीं दोनों ही चिर प्रतिद्वंदी है, पहले से ही चुनाव एक दूसरे के विपक्ष में लड़ते आए हैं। तो इस बार लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो जो घटा है, उसकी वजह से कुछ परिणाम में बदलाव हो सकता है, लेकिन बहुत कम उम्मीदें जताई जा रही कि अल्मोड़ा सीट पर कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है अल्मोड़ा सीट पर कि यहाँ जो महिला मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा रही है, उन्होंने सबसे अधिक वोट किया है, यानी कि जिन्होंने महिला मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित किया होगा वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की, तो इस सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे एक बड़े चेहरे के रूप में अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में थे और वो केंद्र में भी कैबिनेट में भी थे और उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अवसर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके सामने काफी भारी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट देने की बात हुई थी तो जिस चेहरे को कांग्रेस उतारना चाहती थी वो चेहरे सामने आए ही नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत से चेहरे ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने उतारा तो है, लेकिन जो बड़े चेहरे जो फाइट कर सकते थे वो चेहरे सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट रही है उत्तराखंड में, जो सबसे ज्यादा चर्चित रही है, वो सीट यहाँ पर रही है पौड़ी लोकसभा, यानी कि गढ़वाल लोकसभा की अगर हम बात करें तो सबसे रोचक मुकाबला अगर कहीं था तो वो गढ़वाल लोकसभा सीट पर था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और श्रीनगर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं गणेश गोदियाल, वो कांग्रेस से यहाँ पर कैंडिडेट थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में सेंटर में जो मीडिया का पूरा प्रबंधन देखते थे अनिल बलूनी, उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि पैराशूट माध्यम से यहाँ पर उतारा गया और वो चुनावी मैदान में यहाँ पर आए। भले ही वो गढ़वाल की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, पौड़ी जनपद से ही उनका बैकग्राउंड रहा है, लेकिन लंबे समय से वो दिल्ली में रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चुनाव था, जो चुनाव पहले कभी जातिगत रूप से लड़ा जाता था इस लोकसभा सीट पर, वो इस बार जातिगत न होकर के बल्कि बाहरी और अंदरूनी के रूप में बदल गया। यानी कि गणेश गोदियाल कहीं ना कहीं खुद को अंदरूनी मानते थे कि हम क्षेत्र में लंबे समय से बने हुए हैं और क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन अनिल बलूनी क्योंकि बाहर से पैराशूट के माध्यम से उतारे गए थे तो उनको बाहरी बता करके चुनाव काफी रोचक कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही है कि अनिल बलूनी के मुकाबले बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे थे गणेश गोदियाल। पूरे चुनाव प्रचार में भी उनके साथ जो हुजूम था वो बहुत बड़ा देखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर जो पुराना इतिहास भी अगर हम उठाए तो वो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर हमेशा फैसला रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और सैनिक हैं। तो इस वजह से जो सैनिकों का जो वोट बैंक है वो किधर जाता है, ये एक सबसे अहम होगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर देखा जाता है महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो महिला मतदाताओं का भी रुझान पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं रोचक होगा मुकाबला, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर कोई थी तो वो थी गढ़वाल लोकसभा, जहां पर दोनों प्रतिद्वंदी काफी स्ट्रांग थे, गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी। इनके बीच का मुकाबला ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इस पूरे लोकसभा की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाते हैं अनिल बलूनी, क्योंकि उनको इस बार मौका दिया, जबकि इससे पहले उन्हें राज्यसभा से सांसद भी बनाया गया था और एक बार फिर से उनको जिस तरीके से उतारा गया, तो काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर था। आगे भी आपसे हम सभी सीटों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार विभिन्न